कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। प्रलय के चेहरे पर चमक देखकर कुसुम जी बोली, मुझे तो यकीन नहीं होता प्रलय, तुम मेरे सामने खड़े हो। जिस इंसान के चेहरे पर मैं हमेशा से गुस्सा और एटीट्यूड देखती आई हूँ, आज उसके चेहरे पर किसी के लिए बेइंतहा प्यार नजर आ रहा है। प्रलय परेशान होते हुए बोला, बस कीजिए ना मॉम। कुसुम जी हंसी और बोली, अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगी तुमसे कुछ। मुझे ये बताओ कि तुम उससे मुझे कब मिलवाने वाले हो? आखिर मैं भी तो देखूं कौन है वो जिसने प्रलय के दिल में प्यार की प्रलय ला दी। कुसुम जी की बात सुनकर प्रलय के सामने सृष्टि का चेहरा घूमने लगा था। वो कुछ कहता उससे पहले ही नताशा सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आई और बोली, आई एम रेडी। प्रलय ने उसकी तरफ देखा। ईरा भी नताशा के साथ ही थी। प्रलय कुसुम जी की तरफ देखते हुए बोला, बाद में बात करते हैं मॉम, अभी फ़िलहाल नताशा को शॉपिंग करा दूँ। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए घर से बाहर चला गया और नताशा भी ईरा के साथ साथ घर से बाहर आई। कुसुम जी प्रलय को जाते देख मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी ये मुस्कुराहट और तुम्हारी ये खुशियाँ तो ठीक है, बस वो लड़की भी मुझे तुम्हारा नाम सुनकर इसी तरह से हंसती मुस्कुराती हुई मिले। पता नहीं क्यों उस दिन की तुम्हारी बातें आज भी मेरे जहन से जा नहीं रही हैं। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से हो। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि अपने हाथों में बंधी हुई घड़ी में टाइम देख रही थी। उसे प्रलय का इंतज़ार था, क्योंकि प्रलय ने उससे कहा था कि वो खुद उसे ड्रॉप करने आएगा। पर जब 7:15 तक वो नहीं आया तो वो खुद ऑफिस के बाहर आई। तभी रागिनी की नज़र उस पर गई। रागिनी भी घर जाने के लिए ही ऑफिस से निकल रही थी। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, तुम अभी तक यहीं हो? मुझे लगा तुम घर चली गई होगी। सृष्टि थोड़ा मायूसी से बोली, नहीं, बस मैं निकल ही रही थी, हम दोनों साथ ही चलते हैं। रागिनी हैरानी से उसके आसपास देखने लगी तो सृष्टि तुरंत बोली, नहीं है प्रलय सर यहाँ पर, वो शायद किसी काम में बिजी हैं, मैं अकेली ही घर जाने वाली हूँ, अब हम दोनों साथ ही चलते हैं। रागिनी हंसी और बोली, तो आज मुझे आखिर तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिल ही गया। ये बोलते हुए वो उसके साथ बाहर की तरफ आ रही थी। सृष्टि की आंखें तो जैसे प्रलय को ही ढूंढ रही थी। बाहर आते वक्त भी उसकी नज़रें इधर उधर घूमते देख रागिनी मुस्कुराई और बोली, मानना पड़ेगा, वैसे प्रलय सर को तुम जो कभी नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी, वो किसी को ढूंढने लगी है। तुम्हारे चेहरे पर मायूसी अब किसी को देखकर नहीं, किसी को ना देखकर और कोई है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता है। सृष्टि रागिनी की तरफ देखते हुए बोली, चुप हो जाओ ना। रागिनी हंसी और बोली, क्यों? आज तो मुझे तुम्हें छेड़ने का मौका मिला है। ये बोलते हुए वो रुक गई तो सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। रागिनी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सृष्टि, बहुत खुश। अब बस तुम जल्दी से अपनी ज़िंदगी का एक अहम फैसला लो। छोड़ दो वो दुनिया जो तुम्हारी दुनिया ही बर्बाद कर दे और थाम लो उस इंसान का हाथ जो तुम्हारी दुनिया खुशियों से भर दे। रागिनी की बात सुनकर सृष्टि की आंखों में नमी तैर गई। रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये फैसला इतना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें फैसला तो लेना पड़ेगा ना। सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और हल्का सा मुस्कुराकर आगे की तरफ बढ़ गई। रागिनी भी उसके साथ साथ ही थी। कुछ देर बाद दोनों बस से घर तक पहुंची और अब सृष्टि पैदल पैदल वर्मा हाउस जा रही थी। अभी भी उसके दिमाग में प्रलय ही चल रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोली, इतना आसान नहीं है ये फैसला लेना मेरे लिए, अभी बहुत सी चीज़ें बाकी है जो मुझे डिस्ट्रॉयर को बतानी है। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि के पीछे एक साया भी चल रहा था जिसकी नज़रें सृष्टि पर टिकी हुई थी और उसका एक हाथ पॉकेट में था और दूसरे हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। सृष्टि के कदम अचानक ही रुके जब उसे महसूस हुआ कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। प्रलय का ख्याल दिमाग में आते ही उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा तो वो साया एकदम से साइड हट गया। सृष्टि के चेहरे पर हल्का सा पसीना झलकने लगा। जब उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया तो वो एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो अपने घर पहुंची, वो साया जो अब तक उसका पीछा कर रहा था वो तुरंत दूसरी तरफ घूम गया और कुछ ही दूरी पर खड़ी अपनी लंबी सी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया।
वहीं दूसरी तरफ एटी माल में नताशा और ईरा की नज़रें प्रलय को ढूंढ रही थी, जो ना जाने अचानक से कहाँ गायब हो गया था। वो दोनों माल के टॉप फ्लोर पर थी, जहाँ पर सारे डिजाइनर स्टोर थे। तभी उन्हें सामने की तरफ से आता हुआ प्रलय नजर आया तो दोनों के चेहरे पर राहत की सांस आई, वरना नताशा तो गुस्से से कांपने लगी थी कि प्रलय की लाइफ में उससे इम्पोर्टेंट भी कोई शख्स है, जिसके लिए प्रलय उसे ऐसे मॉल में छोड़कर चला गया। जैसे ही प्रलय उनके करीब आया, नताशा गुस्से से प्रलय को देखते हुए बोली, आप कहाँ गए थे भाइयों? प्रलय मुस्कुराया और बोला, कहीं नहीं, वो बस एक इम्पोर्टेंट कॉल थी, उसे रिसीव करने गया था। तुम ये बताओ, तुमने शॉपिंग की या नहीं? नताशा मुंह बनाते हुए बोली, मैं कैसे शॉपिंग करती, आप तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और आपको पता है ना, मुझे आपकी पसंद से आउटफिट्स लेने हैं। अगर मुझे अपनी पसंद से लेने होते तो मैं अकेले भी शॉपिंग पर आ सकती थी। प्रलय मुस्कुराया और बोला, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी पसंद के सारे आउटफिट्स और बाकी सब चीज़ लेकर दूंगा। चले अब। ये बोलकर वो आगे बढ़ने ही वाला था कि ईरा उन दोनों की तरफ देखते हुए नताशा से बोली, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें नताशा, तुम्हारे भाइयों तुमसे प्यार बहुत करते हैं। नताशा मुस्कुराई और बोली, वो तो है, और जो लड़की भाइयों की ज़िंदगी में आएगी उसे तो भाइयों और भी ज़्यादा प्यार करेंगे, है ना भाइयों? उसका सवाल सुनकर अचानक ही प्रलय का चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस हो गया, और फिर जब उसे सृष्टि का ख्याल आया तो एक बार फिर से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। कुछ देर बाद एक डिज़ाइनर स्टोर में नताशा एक ड्रेस ईरा को देते हुए बोली, जाओ जाकर इस ड्रेस को ट्राई करके आओ, मुझे तुम्हारे लिए यही पसंद आ रही है ना भाइयों? आप बताओ, ये ड्रेस अच्छी है ना? ईरा पर अच्छी लगेगी ना? ये बोलते हुए उसने खुद ही वो ड्रेस ईरा के कंधों पर लगा दी। तो प्रलय ईरा और उस ड्रेस को देखने लगा। उसकी नज़रें बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसकी नज़रें भले ही ज़बरदस्ती, लेकिन कुछ वक्त के लिए खुद पर महसूस कर ईरा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। प्रलय ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ अच्छी है। ये बोलकर उसने अपना चेहरा वापस अपने फ़ोन की तरफ घुमा लिया, जिस पर से वो सृष्टि को मैसेज कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि, जो इस वक्त खाना बनाने में लगी थी, उसे अपने फ़ोन का कोई ख्याल ही नहीं था। सृष्टि का कोई रिप्लाई ना आते देख प्रलय बुरी तरह से इरिटेट हो रहा था। वो मुंह बनाते हुए बोला, लगता है तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा यूनिवर्स। हीरा वो ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई और नताशा का शरारती दिमाग एक बार फिर से काम पर लग गया था। वो वहाँ खड़ी हुई सेल्स गर्ल के पास आई और उसे इशारों से कुछ कहा, तो वो लड़की बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। अगले ही पल नताशा ने अपने पर्स से कुछ नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिए, तो वो लड़की हल्का सा मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। नताशा प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, मैं ये वाली ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में जा रही हूँ भाइयों, प्लीज़ आप यहीं रहना। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद वो सेल्स गर्ल, जिसे नताशा ने पैसे दिए थे, वो प्रलय की तरफ आते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, ट्रायल रूम में आपको बुला रही हैं। शायद आपके साथ जो लड़की थी उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ आप देख लीजिए। प्रलय तुरंत बोला, लेकिन आप मुझे बता दीजिए ना कि क्या प्रॉब्लम है, मैं ऐसे कैसे अंदर जा सकता हूँ? वो लड़की तुरंत बोली, मैं अंदर चली जाती, लेकिन सॉरी सर, ये हमारी पॉलिसी में नहीं है, आपको ही जाकर देखना पड़ेगा कि उनको प्रॉब्लम क्या है। प्रलय सोच में था कि वो अंदर नताशा के पास जाए या ना जाए, लेकिन दूर दूर तक उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं था कि वो सेल्स गर्ल नताशा के पास उसे नहीं बल्कि ईरा के पास भेज रही है। प्रलय ट्रायल रूम की तरफ गया। उसे लग रहा था कि शायद वो नताशा की हेल्प करने जा रहा है, लेकिन जब वो ट्रायल रूम के बाहर आया और उसने दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। प्रलय दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, नताशा तुमने मुझे बुलाया क्या? अंदर से बस धीमी सी आवाज़ आई। हाँ हाँ। प्रलय को वो आवाज़ थोड़ी अजीब लगी, लेकिन शायद ट्रायल रूम के अंदर से ये आवाज़ आ रही थी। ये सोचकर उसने उस बात को इग्नोर किया और दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, मैं अंदर आ रहा हूँ। अंदर से एक बार फिर से धीमे से आवाज़ आई, ओके ओके। सुनकर प्रलय अंदर की तरफ आया और आते ही जब उसकी नज़रें सामने खड़ी हीरा पर गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, तुम यहाँ पर? मुझे लगा नताशा है यहाँ पर, मुझे नताशा के पास जाना था। ये बोलकर वहाँ से वापस आ ही रहा था कि ईरा ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा।
प्रलय ने पलटकर उसकी तरफ देखा। इस वक्त ईरा ने वही ड्रेस पहनी हुई थी जो नताशा ने उसे ट्राई कर देखने के लिए कहा था। ईरा प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, वो क्या है ना, मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। वो एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। प्रलय बोला, कैसी हेल्प? ईरा तुरंत उसकी तरफ घूम गई। वो थोड़ा हिचकते हुए बोली, वो मुझे अपनी ड्रेस की जीप बंद करवानी थी। ये बोलते हुए उसने अपने बालों को अपनी पीठ से हटा दिया और उसकी गोरी पीठ प्रलय के सामने आ गई। प्रलय ने तुरंत अपना चेहरा घुमाया और बोला, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं अभी किसी और को अंदर भेज देता हूँ। ये बोलकर एक बार फिर से वो वहाँ से जाने लगा तो ईरा ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और बोली, प्लीज़ तुम ही मेरी हेल्प कर दो ना। आई मीन अगर कोई और आएगा अंदर तो मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। नताशा भी शायद ट्रायल रूम में ही गई होगी अपने आउटफिट्स को ट्राई करने के लिए, और मैं ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं रह सकती। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना, मुझे ये ड्रेस सच में बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बस इसकी फ़िटिंग देखनी है प्लीज़। प्रलय एक बार फिर से बोला, मैंने कहा ना मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर तुमसे खुद से मैनेज होता है तो ठीक है, वरना मैं किसी और को भेज देता हूँ। ये बोलकर प्रलय वहाँ से जाने लगा, लेकिन उसने अपने कदम आगे बढ़ाता इससे पहले हीरा की दर्द भरी आह उसे सुनाई दी। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो ईरा ने अपनी कलाई पीछे की तरफ घुमाई हुई थी और दर्द से कराह रही थी। वो ऐसे सो कर रही थी जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आंखों में नमी भी आ गई थी। ईरा प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन प्लीज़ किसी और को मत भेजना। मैं यूं ही किसी से कोई हेल्प नहीं ले सकती। तुम नताशा के भाई हो, आई ट्रस्ट यू, इसलिए मैंने तुम्हें बोला, वरना मैं किसी अनजान शख्स को अपने करीब कभी भी नहीं आने दे सकती, चाहे सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो। ये बोलकर ईरा ने अपना चेहरा झुका लिया तो प्रलय सोच में पड़ गया। उसे लग रहा था कि कहीं वो कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट तो नहीं कर रहा। वो ईरा की तरफ देखते हुए बोला, ओके फाइन, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर एक बार फिर से ईरा के मन में लड्डू फूटने लगे थे, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। वो तुरंत बोली, अगर तुम नहीं करना चाहते मेरी हेल्प तो इट्स ओके, मैं जानती हूँ तुम थोड़े साई टाइप के हो। प्रलय व्यंग से मुस्कुराया और बोला, कोई भी प्रलय राणा को इतनी आसानी से समझ जाए तो प्रलय राणा में खास रह ही क्या जाएगा। अगर तुम मेरी हेल्प लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बोलकर उसने दरवाजे को हाथ लगाया तो ईरा तुरंत बोली, रुको, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। प्रलय ने तिरछी नज़रों से उसे देखा और फिर उसे पलटने के लिए कहा। ईरा तुरंत सामने की तरफ पलट गई। प्रलय ने अपनी आंखें बंद की और उसकी पीठ पर हल्का सा अपना हाथ रखा और उसकी जीभ बंद करने लगा। जैसे ही वो पीछे की तरफ हटने लगा, ईरा तुरंत उसकी तरफ घूम गई और अचानक ही उसका पैर लड़खड़ा गया तो वो सीधा प्रलय के ऊपर गिरी। प्रलय जो पीछे हटने वाला था, जैसे ही ईरा उसके ऊपर गिरी उसने तुरंत ईरा को उसके कमर से पकड़कर संभाला। उसने ईरा को पूरी तरह से अपने ऊपर गिरने नहीं दिया था, लेकिन ईरा उसके ऊपर झुकी हुई थी। प्रलय गुस्से से ईरा की तरफ देखने लगा। ईरा मासूमियत से बोली, आई एम सो सॉरी प्रलय, पता नहीं कैसे मेरा पैर स्लिप हो गया, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। प्रलय गुस्से से उसे पीछे की तरफ सही खड़े करते हुए बोला, प्लीज़ अपनी गलतियों को थोड़ा कंट्रोल में रखो, मैं बार बार तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा। ये बोलकर प्रलय वहाँ से जाने लगा। ईरा तुरंत बोली, मुझे नहीं पता तुम मुझसे इतना रूड बिहेव क्यों करते हो, लेकिन तुमने इतनी बार मेरी हेल्प की है, उसके लिए थैंक यू सो मच प्रलय, तुम सच में बहुत अच्छे हो। उसकी बात सुनते हुए प्रलय के कदम एक पल के लिए रुके, लेकिन अगले ही पल वो बिना ईरा से कुछ कहे ट्रायल रूम से बाहर आ गया। उसी वक्त नताशा उसके सामने आई। इस वक्त नताशा ने एक ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हुआ था। वो प्रलय को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ये मुझ पर कैसा लग रहा है भाइयों? प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अच्छा है, ले सकती हो इसे। नताशा तुरंत प्रलय के सीने से लग गई और बोली, थैंक यू सो मच, और थैंक यू ईरा को भी शॉपिंग करवाने के लिए। प्रलय मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारे लिए कुछ भी, आप जल्दी चलो, बाकी सारी शॉपिंग भी कर लो, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। नताशा ने मायूस सा चेहरा बनाया, लेकिन अब वो ज़्यादा देर प्रलय को रोक भी नहीं सकती थी, और वैसे भी उसे जो चाहिए था वो तो उसे मिल ही चुका था।
ये सोचते हुए उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर रही थी। कुछ देर बाद प्रलय ने पेमेंट काउंटर पर सारी पेमेंट की और फिर नताशा और ईरा को गाड़ी में बिठाया। नताशा हैरान थी क्योंकि वो आए तो किसी और गाड़ी में थे, लेकिन प्रलय अब उन्हें किसी और गाड़ी में बिठा रहा था। तभी खुद ड्राइविंग सीट पर ना जाकर प्रलय ने साइड में खड़े हुए ड्राइवर को इशारा किया और नताशा की तरफ देखते हुए बोला, ड्राइवर तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देगा, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है और मैं थोड़ी देर में घर पर आता हूँ। ये बोलकर प्रलय नताशा का चेहरा हल्का सा थपथपाकर वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ बर्मा हाउस में सब लोग सो चुके थे, लेकिन सृष्टि बेचैनी से इधर उधर करवट ले रही थी। अभी कुछ देर पहले ही उसे मानव का फ़ोन आया था और मानव एक बार फिर से उसे बुरा भला सुना रहा था। वो उससे पैसों को डिमांड कर रहा था, लेकिन सृष्टि उसे यही बोल रही थी कि वो इस पैसे कहाँ से लाए, क्योंकि अभी तो उसे सैलरी भी नहीं मिली है और सैलरी मिलने में तो अभी बहुत दिन बाकी हैं। इसी बात से चिढ़ते हुए मानव ने उसे और भी ज़्यादा अनाप शनाप बोल दिया था, जो याद कर कर उसे रोना आ रहा था। और वहीं दूसरी तरफ उसे प्रलय के लिए भी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि पिछले 4-5 घंटों से उसकी प्रलय से बात नहीं हुई थी और ये वक्त उसने बहुत मुश्किल से बीतता हुआ महसूस हो रहा था। तभी अचानक से उसे अपने कमरे में हलचल सी होनी महसूस हुई। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी और साइड टेबल पर रखा हुआ लैंप जलाया तो सामने की तरफ कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन अचानक ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे वापस बेड पर खींच लिया तो उसकी चीख निकलने को हो गई, लेकिन प्रलय ने उसके होठों को अपनी हथेली से दबा लिया था, वरना उसकी चीख न सिर्फ घर वालों को बल्कि पड़ोसियों को भी अच्छे से सुनाई देती। सृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्रलय को देख रही थी, वहीं प्रलय भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने धीरे से सृष्टि के चेहरे से अपना हाथ हटाया तो सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर कब आए, मुझे पता नहीं चला, और आप गायब कहाँ थे, आप ठीक तो हैं ना? आप मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, आपको पता है मुझे आपकी कितनी फ़िक्र हो रही थी। ये बोलते हुए सृष्टि की आंखों में प्रलय के लिए फ़िक्र साफ नज़र आ रही थी। उसकी बात सुनते हुए प्रलय मुस्कुराया और उसने अब सृष्टि की कमर पर अपना हाथ रख दिया। सृष्टि, जिसे एहसास भी नहीं था कि वो प्रलय के ऊपर किस तरह से लेटी हुई है, जैसे ही उसे प्रलय का हाथ अपनी कमर पर महसूस हुआ वो तुरंत ऊपर से उठने को हुई, लेकिन प्रलय ने उसकी कमर पर दबाव बनाकर उसे वापस खुद से अपने साथ सटा लिया और बोला, तुम्हें सच में मेरी इतनी फिक्र हो रही थी? सृष्टि ने अपनी नज़रें झुका ली। प्रलय ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और बोला, मैं शॉपिंग पर गया था। सृष्टि हैरानी से उसे देखने लगी तो प्रलय मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए शॉपिंग करने गया था। ये बोलते हुए उसने साइड में रखा हुआ एक छोटा सा बैग उठाकर सृष्टि की तरफ बढ़ाया तो सृष्टि हैरानी से उस बैग को देखने लगी। वो तुरंत बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? आज सुबह ही आपने मुझे वो ब्रेसलेट दिया है और अब ये क्या है? वो बोलते हुए उसने उस बैग को थोड़ा गौर से देखना शुरू किया। प्रलय मुस्कुराकर बोला, खुद देख लो। ये बोलते हुए उसने वो बैग सृष्टि की तरफ बढ़ाया। सृष्टि ने उस बैग को अपने हाथ में लिया और उसे खोलकर देखने लगी तो उसमें एक रेड कलर की ड्रेस थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन सृष्टि के स्टाइल की नहीं थी। वो हमेशा इंडियन वियर पहनती थी, लेकिन वो ड्रेस वेस्टर्न वियर थी और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टाइप की थी। सृष्टि के चेहरे पर झिझक सी नज़र आने लगी तो प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, किसी और के सामने नहीं पहनना है तुम्हें, इसे बस मेरे सामने पहनना है। जानता हूँ तुम इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, लेकिन पता नहीं क्यों इस ड्रेस को वहाँ पर देखा तो तुम्हारे लिए लेने का मन किया। मेरे लिए पहनोगी ना इसे? अभी नहीं, शादी के बाद वेडिंग नाइट पर पहन सकती हो। उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि का चेहरा एकदम लाल हो गया था और उसने अपना चेहरा इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया था। प्रलय उसके एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराया और बोला। सृष्टि ने तुरंत अपने चेहरे पर अपना हाथ रखा और अपना दूसरा हाथ प्रलय के सीने पर मारते हुए बोली, चुप हो जाइए ना डिस्ट्रॉयर, क्या बोले जा रहे हैं आप? अब ऐसी बातें मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर वो झिझक और मासूमियत से मिली जुली जो शर्म की लाली थी, उसे देखकर प्रलय ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया। प्रलय मुस्कुराया और बोला,
तुम्हें पता है, बंदा चाहे खुद पर कंट्रोल कर भी ले, लेकिन तुम्हारी ये जो अदाएं और तुम्हारा ये जो चेहरा एकदम से लाल हो जाता है ना, उसे देखकर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये बोलते हुए उसने वापस सृष्टि को अपनी बाहों में ले लिया। सृष्टि भी किसी बच्चे की तरह उसकी बाहों में सिमट गई थी। अब प्रलय ने उसे नीचे बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर झुककर बोला, आई लव यू। उसके मुंह से आई लव यू सुनकर सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। उससे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था और उसके लिए आई लव यू जैसे शब्द बहुत मायने रखते थे। प्रलय उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, जो अभी बिल्कुल मेरे सामने है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक शरारती स्माइल थी। सृष्टि कुछ कहती उससे पहले ही प्रलय धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा। उसे अपनी तरफ झुकते देख महसूस कर सृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी इतनी ही इजाज़त दी थी प्रलय को उस पर और भी ज़्यादा प्यार लुटाने के लिए। प्रलय बड़े ही प्यार से उसके होठों को लॉक कर दिया। सृष्टि के हाथ उसके कंधे पर कसे हुए थे और ना सिर्फ प्रलय बल्कि सृष्टि भी उसे रिस्पॉन्स दे रही थी। कुछ देर बाद सृष्टि ने शर्माकर अपनी नज़रें झुका ली और अपना चेहरा भी हल्का सा घुमा दिया। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी ये अदा ही जान ले रही है मेरी। सृष्टि शर्माते हुए बोली, बस कीजिए ना डिस्ट्रॉयर। ये बोलते हुए उसकी सांसें बेहद गहरी हो रही थी। प्रलय अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीमे से बोला, अगर हम दोनों इस वक्त रावत मेंशन में होते ना तो इतनी आसानी से छोड़ता नहीं मैं तुम्हें। फिर बेशक से डिस्ट्रॉयर कहो या फिर कुछ भी, प्यार का प्रलय तो आकर ही रहता। उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि भी अपनी जगह पर उठकर बैठ गई थी। प्रलय वॉशरूम की तरफ देखते हुए बोला, मैं 2 मिनट में आया। ये बोलकर वो तुरंत वॉशरूम में चला गया। सृष्टि अपनी जगह पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। प्रलय ने अभी अभी जो हरकत की थी उसके बाद उसका चेहरा और भी ज़्यादा खिल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया जहाँ की तकलीफ़ें और परेशानियाँ वो एक बार फिर से भूल गई हो। तभी साइड में रखा हुआ प्रलय का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने यूं ही प्रलय का फ़ोन उठाकर अपने हाथ में लिया तो उस पर फ्लैश हो रहे मैसेज को देखकर उसकी मुस्कुराहट गायब होने लगी। उस पर ईरा का मैसेज शो हो रहा था जिस पर लिखा था, आई लव यू प्रलय, थैंक यू सो मच इतनी शॉपिंग करवाने के लिए। वो मैसेज पढ़कर सृष्टि के हाथों से प्रलय का फ़ोन छूट गया। उस पर ईरा का मैसेज देखकर वो एकदम सुन्न हो गई थी। उसी वक्त वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और मुस्कुराता हुआ प्रलय वॉशरूम से बाहर आया। बाहर आते ही वो सीधा बेड पर लेट गया और अपनी कोहनी पर अपना सिर रखे सृष्टि की तरफ देखने लगा। सृष्टि की आंखों में नमी तैर रही थी। उसने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। प्रलय उसके करीब हुआ और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया तो सृष्टि एकदम शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ उसे देखने लगी। वो तुरंत ऊपर की तरफ उठ गई और बिना किसी प्रलय की तरफ देखे बोली, आपको घर नहीं जाना क्या? प्रलय मुस्कुराया और बोला, फिलहाल तो नहीं जाना, यहीं पर सोने का इरादा है। ये बोलते हुए अब वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा जहाँ तकिया था। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, आओ ना, मुझे सुकून की नींद सोना है जो तुम्हारे साथ सोने से ही मिलेगी। मुझे अपनी गोद में सुला लो ना। ये बोलते हुए उसने सृष्टि के थाई पार्ट पर अपना हाथ रखा तो सृष्टि ने तुरंत उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और बोली, मुझे सोना है, मेरी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही, आप प्लीज़ घर जाकर आराम से सो जाइए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जो परेशानी झलक रही थी वही काफ़ी थी प्रलय को ये बताने के लिए कि सृष्टि के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो तुरंत बोला, क्या हुआ, इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो? अब तक तो सब सही था, अब अचानक से क्या हुआ? सृष्टि तुरंत बोली, कुछ भी नहीं हुआ है, बस आप जाइए यहाँ से, मैं थकी हुई हूँ, मुझे सोना है। ये बोलकर सृष्टि ने अपना सिर पीछे हेडरेस्ट पर लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। प्रलय अपनी जगह पर उठकर बैठा और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मेरी तरफ देखो। सृष्टि बिना अपनी आंखें खोले बोली, मैंने कहा ना आपसे, मैं थकी हुई हूँ, मुझे आराम करना है। प्रलय गुस्से से बोला, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। सृष्टि एक बार फिर से बोली, मुझे नहीं देखना, आप जाइए यहाँ से। इस बार प्रलय ने उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, मेरा दिमाग खराब मत किया करो, अच्छी तरह जानती हो तुम कि नहीं जाऊँगा मैं ऐसे तुम्हें छोड़कर, फिर भी बकवास किए जा रही हो।
सृष्टि उसके चेहरे को देखने लगी जो गुस्से से कांप रहा था। प्रलय दांत पीसते हुए बोला, चुपचाप बताओ मुझे क्या बात है। सृष्टि अपनी नमी भरी आंखों से उसे देखते हुए बोली, मैंने आपको बता दिया है कि क्या बात है। अगर आपको यकीन नहीं करना तो अब मत कीजिए, यहीं पर रहिए, लेकिन मुझे सोने दीजिए। अगर मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं आपसे बात कर लूँगी, वरना मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। ये बोलकर उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर पीछे की तरफ टिका दिया। तो प्रलय उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और सृष्टि को ऐसे देख भी नहीं पा रहा था। एक तरफ वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तो दूसरी तरफ सृष्टि, जो उसका पागलपन थी, वो उसके सिर पर हावी हो रही थी। अगले ही पल प्रलय अपनी जगह से उठा और सृष्टि पर झुककर उसने सृष्टि को अपनी गोद में उठा लिया। तो सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो प्रलय की तरफ देखती ही रह गई। उसके हाथ प्रलय के कंधे पर कसे हुए थे और प्रलय उसे रूम से बाहर लेकर बालकनी की तरफ आया। सृष्टि के चेहरे पर डर झलकने लगा। बालकनी पर अगर उन्हें कोई देख लेता तो कयामत आ जाती। वो तुरंत बोली, प्लीज़ प्लीज़ डिस्ट्रॉयर छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारिए। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा था तुमसे, बताओ मुझे आखिर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन तुम हो कि जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाती हो। तो अब ये गुस्सा बर्दाश्त भी करो। ये बोलते हुए वो उसे बालकनी से लेकर बाहर की तरफ आया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। सृष्टि अपने आसपास देख रही थी कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, लेकिन रात के 2 बजे कौन ही उन्हें देख सकता था। प्रलय उसे गाड़ी में लेकर वहां से निकल गया। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, प्लीज़ मुझे वापस घर पर छोड़ दीजिए। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जब मैंने आपसे कहा कि मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, तो आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने अचानक से गाड़ी की ब्रेक लगाई। गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और जब गाड़ी की ब्रेक लगी तो टायर खींचने की आवाज़ दूर तक गूंज गई। प्रलय गुस्से से सृष्टि की तरफ देखने लगा। उसके गुस्से से कांपता हुआ चेहरा देखकर सृष्टि सहम रही थी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, ज़बरदस्ती तो मैंने कभी तुम्हारे साथ की ही नहीं यूनिवर्स। अगर ज़बरदस्ती ही करनी होती तो तुम्हारी क्या मजाल जो तुम मेरे साथ जाने से मना कर दो। 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हें अपनी बीवी बनाने में। भाड़ में गया डिवोर्स और भाड़ में गई सारी दुनियादारी। जो चाहे वो कर सकता है, इतना दम है इस प्रलय राणा में। लेकिन अगर खुद को रोक रखा है ना तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ। उसकी बात सुनकर सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। प्रलय ने जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारा और अपना चेहरा घुमाकर बाहर की तरफ देखने लगा। गुस्से में अभी भी उसका चेहरा कांप रहा था। वहीं सृष्टि को बहुत डर लग रहा था। उसने अपने आसपास देखा तो दोनों इस वक्त सड़क के किनारे पर खड़े थे और दूर दूर तक ना ही कोई रोशनी का जरिया था और ना ही कोई गाड़ियों की हलचल। प्रलय गहरी गहरी सांस लेने के बाद सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, चाहती क्या हो? सृष्टि धीमे से बोली, घर वापस जाना है मुझे। प्रलय ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली और बोला, बात बताओ जो दिमाग में चल रही है। सृष्टि धीमे से बोली, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा, बस मुझे नींद आई है। प्रलय ने अपना सिर पीछे की तरफ टिकाया और अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। अगर सृष्टि और उसके रिश्ते में सबसे बड़ी कमजोरी कोई थी तो वो यही थी कि वो सृष्टि के साथ 1% भी जबरदस्ती नहीं कर सकता था। एक गहरी सांस लेकर उसने साइड में रखी हुई सिगरेट की बॉक्स निकाली और एक सिगरेट अपने होठों में दबाकर उसे जलाया और कस भरने लगा। उसे सिगरेट पीते हुए देख सृष्टि हैरान थी। उसे नहीं पता था कि प्रलय सिगरेट भी पीता होगा। उसे यूं सिगरेट पीते देख सृष्टि के चेहरे पर जो हैरानी और नाराज़गी भरे एक्सप्रेशन थे, उन्हें महसूस कर प्रलय अपनी नज़रें घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आदत नहीं है, बस जब कभी गुस्सा आता है तो गुस्सा कंट्रोल करने के लिए पी लेता हूँ। सृष्टि धीमे से बोली, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। प्रलय ने गुस्से से उसे देखा और बोला, अगर मेरे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक कुछ है ना तो वो मेरा खुद का गुस्सा है, जिसे फ़िलहाल कंट्रोल कर रहा हूँ। इसलिए चुप रहो, नहीं कर पाऊँगा तो हर्ट कर बैठूँगा मैं तुम्हें, जो मैं करना नहीं चाहता।
सृष्टि चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। कुछ देर बाद प्रलय ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी वापस वर्मा हाउस के बैक साइड आकर रुकी। सृष्टि ना प्रलय की तरफ देख रही थी और ना ही उससे कोई बात कर रही थी। अब प्रलय ने भी उससे कोई बात नहीं की और चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलकर उसके लिए दरवाज़ा खोला तो उसे अपनी गोद में उठाने लगा। तो सृष्टि उसे रोकते हुए बोली, मैं खुद चली जाऊंगी। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ चली गई और प्रलय उसे जाते हुए देखता रहा। जब सृष्टि कमरे के अंदर जा रही थी तो उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा। प्रलय वहीं पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। एक बार फिर से सृष्टि की आंखों में नमी तैर गई और वो तुरंत अंदर की तरफ आ गई। अंदर आते वक्त उसने दरवाज़ा बंद किया तो प्रलय ने अपने हाथों में जलती हुई सिगरेट अपने हाथ में ही मसल दी और गुस्से से अपना पैर जोर से गाड़ी के टायर पर दे मारा। सृष्टि अंदर की तरफ आ तो गई थी लेकिन अभी भी उसका दिल बेचैनियों से भरा हुआ था। उसकी आंखों के सामने वो मैसेज घूम रहा था जिसमें ईरा ने प्रलय को आई लव यू लिखा था और साथ ही साथ शॉपिंग के लिए थैंक यू कहा था। तभी सृष्टि की नज़र सामने बेड पर रखे हुए पैकेट पर गई जो प्रलय उसके लिए लेकर आया था। वो मन ही मन बोली, मैंने आपको क्या समझा था प्रलय और आप क्या निकले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे दिल के साथ ऐसे खेलेंगे, एक तरफ किसी और के साथ और एक तरफ मेरे साथ। ये उम्मीद मुझे आपसे बिल्कुल भी नहीं थी। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए अपने बेड पर आई और प्रलय की दी हुई उस ड्रेस को अपने हाथों में लेकर अपने सीने से लगाकर सो गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर मानव ने उसे कोई तकलीफ दी होती तो वो 2-4 मिनट रोकर चुप हो जाती, लेकिन प्रलय की दी हुई तकलीफ उसे अंदर से तोड़ रही थी। वो रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह तकरीबन 6 बजे उसकी आंख खुली तो उसे अपने सिर में थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ। अपने सिर पर अपने हाथ रखते हुए उसने आंखें अच्छे से खोली और वो अपनी जगह पर उठकर बैठी। जैसे ही वो अपनी जगह पर बैठी सामने की तरफ देखते हुए उसकी आंखें हैरत से फैल गई। सामने प्रलय सोफे पर बैठा था और एकटक उसे देखे जा रहा था। सृष्टि ने सबसे पहले दरवाजे की तरफ देखा। सिटकिनी लगी देख उसने राहत की सांस ली और फिर वापस प्रलय की तरफ देखते हुए अपनी जगह से उठी और प्रलय के पास आई। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर। ये बोलते हुए उसने बालकनी के दरवाजे की तरफ देखा जो टूटा हुआ था। सृष्टि की धड़कनें तेजी से बढ़ी हुई थी। प्रलय अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, नींद पूरी हो गई तुम्हारी। सृष्टि कांपती हुई आवाज़ में बोली, प्रलय। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, थकावट उतर गई अब तुम्हारी। सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया। प्रलय ने अब उसे कमर से थामकर अपने करीब किया और उसके चेहरे पर झुककर बोला, अब बताओ क्या बात है। सृष्टि का दिल धक सा रह गया और आंखों से आंसू बहने लगे। उसके आंसुओं को बहते देख प्रलय बोला, रोना मत। अगर ये आंसू यहीं पर बंद नहीं हुए ना तो बता रहा हूँ वो हो जाएगा जो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ऑलरेडी कल रात से दिमाग बहुत ख़राब हो चुका है मेरा। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सह पाऊँगा। बताओ मुझे क्या बात है। सृष्टि रोते हुए बोली, आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आपने मुझसे झूठ बोला कि आप मुझे प्यार करते हैं, जबकि आप मुझे नहीं ना जाने और किस किस को प्यार करते हैं। कल रात मैंने आपके फ़ोन में मैसेज देखा। उस लड़की ने आपको आई लव यू बोला हुआ था और आपको थैंक यू भी बोला हुआ था शॉपिंग कराने के लिए। आप मेरे लिए ड्रेस लेकर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ऐसी कितनी सृष्टि हैं आपकी ज़िंदगी में, मुझे ये भी बता दीजिए ताकि मैं अपने दिल को वो उम्मीद दूँ ही ना जो आप बुरी तरह से तोड़ना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर प्रलय हैरान था। कल उसने शॉपिंग करवाई किसी और लड़की को। ये बात सोचते हुए उसके दिमाग में तुरंत ईरा का ख्याल आया। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और तुरंत मैसेज बॉक्स चेक किया तो सामने ही ईरा का मैसेज फ्लैश हो रहा था, जो वही मैसेज था जो सृष्टि ने पढ़ा था। उस मैसेज को देखकर प्रलय ने जोर से अपना फ़ोन नीचे ज़मीन पर फेंका तो वो फ़ोन कुछ पल में ही चकनाचूर हो गया। अगले ही पल प्रलय ने सृष्टि को उसके कंधे से पकड़ा और बोला, पागल हो गई हो क्या तुम। सृष्टि डर से एकदम सहम गई। प्रलय उसके चेहरे पर झुका और बोला, मेरे फ़ोन पर तुमने कोई मैसेज पढ़ा और वो मैसेज पढ़कर तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रही हो। एक बार भी तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा कि तुमने क्या देखा और क्या नहीं।
तुम्हें क्या लगता है कि प्रलय राणा जो तुमसे कहता फिर रहा है कि वो दीवाना है तुम्हारा? उसकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा अगर ऐसा सोचा भी तो। ये प्रलय राणा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। इसके अलावा अगर मेरे दिमाग में किसी और का ख्याल भी आए ना तो मैं अपने दिमाग को आग लगा दूँ। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और क्या नहीं, लेकिन इतना जान लो कि इस प्रलय राणा की जिद हो तुम, और जिद हर एक चीज़ की नहीं होती। जिद सिर्फ एक चीज़ की नहीं होती। जिद सिर्फ एक ही होती है और वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। प्रलय की बातें सुनते हुए सृष्टि चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। प्रलय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, जिस लड़की के बारे में तुम ना जाने क्या क्या सोच रही हो वो मेरी बहन की फ्रेंड है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन। मेरी फ्रेंड, अपनी फ्रेंड भी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि यूं ही किसी ऐसे अरे गैरों को फ्रेंड भी नहीं बनाता मैं। प्यार करना तो दूर की बात है। और रही बात शॉपिंग की, तो हाँ, मैंने उसे शॉपिंग करवाई क्योंकि कल नताशा को शॉपिंग करनी थी। कल जब ऑफिस से मैं शाम को घर गया था तो नताशा के साथ शॉपिंग मॉल गया था, जिसमें ईरा हमारे साथ गई थी, तो ईरा ने भी शॉपिंग की थी। दैट्स इट। अब तुम्हें जो सोचना है सोचो। ये बोलकर प्रलय ने सृष्टि का चेहरा छोड़ दिया। सृष्टि अभी भी एकटक उसकी तरफ देखे जा रही थी। प्रलय ने अपनी उंगली अपने बालों में उलझाई और गुस्से से कांपते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगा। सृष्टि कुछ बोलती उससे पहले ही प्रलय उस पर झुका और बोला, मैं सरफिरा ज़रूर हूँ, आवारा नहीं हूँ। अगर तुम्हारी जगह किसी और ने मेरे किरदार पर उंगली उठाई होती ना, तो कसम से अब तक वो इंसान मैं ज़मीन में दफना चुका होता। तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत करता हूँ, बस इसलिए कुछ नहीं कह रहा तुमसे, वरना आज सच में तकलीफ़ बहुत दी है तुमने मुझे। ये बोलकर प्रलय कुछ पल यूं ही सृष्टि को देखता रहा और फिर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सृष्टि ने अपनी भरी आंखों से उस फोन की तरफ देखा जो नीचे गिरा हुआ था। एक बार फिर से उसने बालकनी के दरवाजे की तरफ देखा जहां से प्रलय गया था, और प्रलय की बातें उसके जहन में गूंजने लगी। सुबह के तकरीबन 10 बजे बिन्नी के साथ ऑफिस पहुंची। उन दोनों को लेने के लिए प्रलय की गाड़ी आई थी। बिन्नी के चेहरे पर एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी क्योंकि वो कल ऑफिस नहीं आई थी, जिसकी वजह से कल वो अपने किसी इरादे को अंजाम नहीं दे पाई थी। लेकिन आज तो उसने सोच लिया था कि वो प्रलय के करीब जाकर रहेगी, किसी न किसी तरह उसे अपने जाल में फंसा कर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि का चेहरा मायूस था। वो प्रलय की बातों के बारे में ही सोच रही थी। प्रलय उसके लिए कितना ऑब्सेसिव था, सच में कितना प्यार करता था वो उसे, और एक वो है कि बार बार उसे हर्ट कर देती है। ये सब सोचकर सृष्टि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने केबिन में बैठी थी, तभी कुछ सोचते हुए वो अपने केबिन से बाहर निकले और प्रलय के केबिन में आई। प्रलय ने अपना फ़ोन भी तोड़ दिया था, जिसकी वजह से सृष्टि उसे फ़ोन भी नहीं कर सकती थी। लेकिन प्रलय के केबिन में आकर भी उसका चेहरा मायूस रहा, क्योंकि प्रलय अपने केबिन में था ही नहीं। वो अपने केबिन की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र हार्दिक पर गई। हार्दिक को देखकर उसके चेहरे पर हिचकिचाहट भरे एक्सप्रेशन थे, लेकिन फिर भी उसे प्रलय के बारे में जानना था, तो वो हार्दिक के सामने आकर खड़ी हुई। हार्दिक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। सृष्टि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो प्रलय सर कहाँ हैं? हार्दिक तुरंत बोला, मुझे पता तो नहीं, क्योंकि उसे फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। अगर ऑफिस में नहीं है तो शायद राणा मेंशन में होगा, मैं फ़ोन करके पूछता हूँ। ये बोलते हुए ही उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला। वो राणा मेंशन फ़ोन करने ही वाला था कि सृष्टि तुरंत बोली, नहीं, इतना भी ज़रूरी नहीं है, वो आ जाएंगे ऑफिस, आप फ़ोन मत कीजिए। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से अपने केबिन में चली गई। हार्दिक उसे जाते हुए देख रहा था। प्रलय का फ़ोन अभी स्विच ऑफ नहीं आता था और आज वो खुद उसे तकरीबन 2-3 घंटे से फ़ोन कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। सृष्टि अपने केबिन में आई और उसने अपने पर्स में से प्रलय का टूटा हुआ फ़ोन निकाला और बोली, आपको अपना फ़ोन नहीं तोड़ना चाहिए था डिस्ट्रॉयर, आप सच में डिस्ट्रॉयर ही हैं। ऐसे फ़ोन कौन तोड़ता है? अगर आपका फ़ोन टूटा नहीं होता तो कम से कम आपको फ़ोन तो कर लेती, लेकिन नहीं, आपने तो फ़ोन ही तोड़ दिया। अब मैं आपसे बात करूं तो करूं कैसे? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी छलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुबह के 11 बजे
प्रलय एक बार में बैठा था और उसके हाथों में वाइन का गिलास था। जिस तरह से सृष्टि ने आज उसे हर्ट किया था उसे और कुछ सूझा नहीं। वो बार में आ गया और इस वक्त उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, इतना कि वो ढंग से अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। तभी मैनेजर उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, सर क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? आप अभी सुबह के वक्त बार में नहीं आते हैं। अगर आपको घर जाना है तो क्या मैं ड्राइवर अरेंज कर दूँ या फिर मैं आपकी कोई और हेल्प कर सकता हूँ तो बताइए। अभी वो बोल ही रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ प्रलय ने उसके चेहरे पर जड़ दिया और बोला, इससे ज़्यादा मेरी हेल्प तुम नहीं कर सकते। ये बोलकर उसने अपनी उंगली से उसे वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। तो वो मैनेजर तुरंत वहाँ से चला गया। अगर वो प्रलय के सामने अपनी ज़ुबान चलाता तो उसकी जॉब चली जाती और जॉब तो जाती ही। होश में आने के बाद प्रलय भी उसे नहीं छोड़ता, पर जो हालत प्रलय की थी वो प्रलय को भी उस हालत में नहीं देख पा रहा था। तभी वो मैनेजर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत एक स्टाफ मेंबर को वहाँ पर बुलाया और उससे कुछ कहा। तो वो स्टाफ मेंबर डरते हुए बोला, नहीं सर, मैं ही नहीं कर सकता, आप मुझे और कोई काम दे दीजिए, मैं कर दूंगा, लेकिन ये काम मत कहिए। प्रलय सर के सामने जाना मतलब अपनी मौत के सामने जाना है और हर बार मौत तक से छू कर वापस नहीं जाती। वो मैनेजर गुस्से से बोला, डायलॉग बाजी बंद करो और जाकर जो काम कहा है वो करो। वो स्टाफ मेंबर भी मरता क्या नहीं करता, उसकी भी जॉब का सवाल था। वो डरते हुए प्रलय के सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखने लगा। प्रलय जिसकी आंखें बंद हो रही थी और जिसका चेहरा काउंटर की तरफ झुक रहा था। जैसे ही उसने उस लड़के को देखा वो गुस्से से उसे कुछ बोलने को हुआ। उसके पहले ही वो लड़का अपने हाथ जोड़कर प्रलय के सामने खड़ा हो गया। प्रलय एक पल के लिए रुक गया। वहीं दूसरी तरफ राणा इंडस्ट्रीज में सृष्टि अपने केबिन में बैठी अपना काम कर रही थी। हालांकि उसका अपने काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, लेकिन उसे काम तो करना ही था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। अपने फ़ोन पर अननोन नंबर से फ़ोन आते देख उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए, क्योंकि उसे ऐसे फ़ोन आते नहीं थे। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज़ आई, प्रलय सर को आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ आप प्रलय सर के पास आ जाइए, वरना उस शख्स की बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि घबराते हुए बोली, क्या हुआ प्रलय को? वो ठीक तो है ना? कहाँ है वो? मुझे बताइए, मैं अभी उनके पास आ रही हूँ। ये बोलते हुए सृष्टि के चेहरे पर भी परेशानी और प्रलय के लिए फिक्र साफ देखी जा सकती थी। तभी सामने वाला शख्स बोला, रॉयल ब्लू डे एंड नाइट क्लब, आप आ जाइए। क्लब का नाम सुनकर सृष्टि हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, लेकिन प्रलय सर क्लब में क्या कर रहे हैं? वो शख्स जो कोई और नहीं वो मैनेजर ही था। वो तुरंत बोला, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, प्लीज़ आप उन्हें यहाँ से ले जाइए, वरना आज वो कुछ गलत कर बैठेंगे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और खुद पर कंट्रोल भी खो चुके हैं। ये बोलते हुए उसकी नज़र सामने प्रलय पर थी, जो वहाँ पर काउंटर पर रखी हुई बोतल नीचे ज़मीन पर फेंक रहा था। पूरा बार खाली हो चुका था। हालांकि दिन में भी बार में वहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन जिस तरह से प्रलय तोड़फोड़ किए जा रहा था, सब डर के मारे वहाँ से भाग चुके थे। सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या नहीं। ऐसे प्रलय के पास बार में जाना उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन प्रलय के बारे में सुनकर उसे बेचैनी भी बहुत हो रही थी और वो खुद को रोक भी नहीं सकती थी। इसलिए वो तुरंत बोली, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। ये बोलकर उसने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट किया और नीचे पार्किंग एरिया में आई। अगर वो कैब या ऑटो में जाती तो शायद कोई उसे देख लेता, इसलिए उसने वहाँ खड़ी उस गाड़ी के ड्राइवर को अपने साथ चलने के लिए कहा, जो उसे रोज़ बर्मा हाउस से पिक करने आती थी। कुछ देर बाद सृष्टि की गाड़ी क्लब के बाहर आकर रुकी तो वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकली, लेकिन अब क्लब के अंदर जाने में उसे डर लग रहा था। उसके चेहरे पर पसीना साफ छलक रहा था। अपनी साड़ी के पल्लू से उसने अपना पसीना साफ किया और फिर डरे सहमे हुए क्लब के अंदर आई। अंदर आते ही उसकी चीख निकलने को हुई, क्योंकि उसके पैरों के पास आकर ही एक कांच की बोतल चकनाचूर हुई थी। उसने अपने चेहरे पर अपने हाथ रख लिए और सामने की तरफ देखने लगी, जहां पर प्रलय गुस्से से कांपते हुए मैनेजर का गिरेबान पकड़कर खड़ा था। प्रलय गुस्से से मैनेजर को देखकर बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी यूनिवर्स को कॉल करने की? अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से वो बोलते बोलते चुप हो गया। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ गई थी।
उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा तो सामने सृष्टि को देखकर उस मैनेजर के गिरेबान पर रखा हुआ उसका हाथ ढीला पड़ गया। वो बार बार अपनी बंद होती हुई आंखों से सृष्टि को देखता रहा और सृष्टि नीचे ज़मीन पर बिखरे हुए कांच को देख रही थी जो सारा प्रलय ने फैलाया था। वो किसी तरह बचते बचाते हुए आगे की तरफ आई और प्रलय को देखने लगी। प्रलय ने तुरंत धक्का देते हुए उस मैनेजर को छोड़ा और सृष्टि की तरफ मुड़ा। तुम यहाँ पर? सृष्टि उसके पास आई और बोली, ये सब क्या है डिस्ट्रॉयर? ये सब क्या कर रहे हैं आप? और आपने ड्रिंक की हुई है? उसकी बात सुनकर प्रलय ने उसे घूर कर देखा और बोला, अब तुम्हें मेरे ड्रिंक करने से भी प्रॉब्लम है? सृष्टि कुछ बोलती उससे पहले ही प्रलय दोबारा बोला, तुम्हें मेरी ड्रिंक करने से प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मैं खुद ही एक प्रॉब्लम हूँ। ज़बरदस्ती करता हूँ ना मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है और मेरा प्यार तो तुम्हें झूठा लगता है। तो अब क्यों आई हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से। सृष्टि धीमे से बोली, मैं आपको लेने आई हूँ डिस्ट्रॉयर, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। ये बोलते हुए उसने प्रलय की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। प्रलय ने उसका हाथ पीछे झटकाया और बोला, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, जिससे मेरे पर यकीन ही नहीं उसके साथ जाकर मैं क्या करूँगा? मेरा प्यार धोखा लगता है तुम्हें? तुम्हें लगता है कि मैं वो लड़का हूँ जो किसी भी लड़की के आगे पीछे घूमता फिरता होगा? तुम्हें प्यार क्या किया तुमने? तो मुझे मेरी नज़रों में गिराना शुरू कर दिया यूनिवर्स। तुम्हें पता है मैं यूनिवर्स तुम्हें क्यों कहता हूँ? क्योंकि तुम मेरी दुनिया हो और तुमने तो इस प्रलय की ना जाने कितनी ही दुनिया अपने ख्वाबों में बना ली, जिसे मुझ पर यकीन नहीं। मुझे उसके साथ कहीं नहीं जाना, अकेले चला जाऊंगा मैं यहाँ से, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। ये बोलते हुए प्रलय आगे की तरफ बढ़ने लगा। सृष्टि हैरानी से उसे देख रही थी। आज तक उसने प्रलय का ये रूप कभी नहीं देखा था। वही मैनेजर प्रलय के आगे बढ़ते ही बोला, प्लीज़ मैम आप सर को ध्यान से ले जाइए, इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है। जैसे ही प्रलय ने उस मैनेजर की बात सुनी, वो तुरंत उसकी तरफ आया और उसे वापस गिरेबान से पकड़कर उसके चेहरे पर पंच चढ़ते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैंने ड्रिंक की हुई है? तो मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, किसी का मतलब किसी का भी नहीं, अपनी यूनिवर्स का भी नहीं। ये बोलकर उसने एक पंच उस मैनेजर के चेहरे पर और जड़ दिया। वो मैनेजर दर्द से कराह रहा था। लगभग 1 घंटे से वो प्रलय से पिट रहा था। सृष्टि डर से कांप उठी। मैनेजर को धक्का देने के बाद प्रलय एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ गया और सृष्टि अपनी जगह पर खड़ी रही। इस बार मैनेजर कुछ बोलता उससे पहले ही सृष्टि ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और प्रलय के पीछे पीछे आई। प्रलय के कदम लड़खड़ा रहे थे। बाहर के दरवाजे पर ही वो गिरने को हुआ, लेकिन सृष्टि ने जल्दी से आकर उसे संभाला और उसे अपने कंधे का सहारा दिया। प्रलय ने गुस्से से सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा ना नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प, तुम जाती क्यों नहीं यहाँ से? तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, इतने नाराज़ हैं आप मुझसे कि अपना ये हाल बना लिया आपने? प्रलय गुस्से से बोला, तुम्हें मेरे हाल से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें जो सोचना है तुम वो सोचो, मेरा हाल देखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ये बोलते हुए उसने सृष्टि को धक्का दिया। प्रलय को खुद से दूर जाते देख सृष्टि तुरंत उसके पास आई और बोली, क्या कर रहे हैं आप डिस्ट्रॉयर? आप गिर जाएंगे, आप नशे में हैं, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए ना। आई एम सो सॉरी, मैंने आप पर यकीन नहीं किया, लेकिन मुझे डर लग रहा था। आप खुद सोचिए ना, मैं कैसे इतनी जल्दी आप पर यकीन कर सकती हूँ? मेरा मतलब है आप पर यकीन कर सकती हूँ, लेकिन जो चीज़ मैंने देखी है उसके बाद मुझे बहुत डर लगता है। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी अगर आपने मुझे कोई धोखा दिया तो। बस इसलिए वो सब चीज़ मेरे दिमाग में आई, पर अब मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे मैं कभी ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचूंगी। प्रलय गुस्से से बोला, आगे से तुम कुछ नहीं सोचोगी, इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। पहले तुम ये बताओ, तुमने ऐसी सोच को सोचा कैसे? तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखाई देता? क्या मैं पागल हूँ जो बार बार तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें बोलता हूँ कि आई लव यू यूनिवर्स? तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई नहीं देता? नहीं, तुम्हें नहीं दिखाई देता, इसलिए तो तुमने मुझ पर शक किया। तो जाओ अब मुझ पर शक करो, मुझे तुम्हारा यकीन चाहिए भी नहीं। ये बोलकर वो एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगा। फिर सृष्टि की आंखों में नमी तैर गई। प्रलय की हालत और उसकी बातें सुनकर उसे रोना आ रहा था।
वो एक बार फिर से प्रलय के पास आई और बोली, प्लीज़ डिस्ट्रॉयर ऐसा मत कीजिए, हम बाहर हैं, अगर किसी ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी बात सुनकर अब प्रलय का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने सृष्टि को कंधों से पकड़ा और वहीं साइड में खड़ी हुई गाड़ी के साथ लगा दिया। सृष्टि हैरान रह गई। प्रलय गुस्से से देखते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कि कोई हमें देख लेगा? नहीं, मैं डरता हूँ क्या किसी से? हाँ, तुम्हें क्या लगता है प्रलय राणा छुप छुप कर तुमसे प्यार करेगा? प्रलय राणा का प्यार हो तुम। अगर किसी ने तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर भी देखा ना तो उसकी आंखें निकाल लूँगा मैं। नहीं डरता मैं किसी से, सबके सामने कहता हूँ तुमसे कि हाँ, आई लव यू यूनिवर्स, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। सृष्टि रोते हुए बोली, प्लीज़ ये सब मत कीजिए डिस्ट्रॉयर, सब लोग हमें देख रहे हैं। ये बोलते हुए उसकी नज़रें आसपास घूम रही थी। उन्हें यूं देखकर सच में लोग उन्हें ही देखने लगे थे। वो रोते हुए बोली, मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी। ये बोलते बोलते वो अचानक रुक गई और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, पर मैं अभी भी मानव की पत्नी हूँ। मेरे गले में मानव के नाम का मंगलसूत्र है और माथे पर उनके नाम का सिंदूर। जब तक मैं मानव से डिवोर्स नहीं ले लेती तब तक प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत कीजिए। वो अभी ये सब बोल ही रही थी कि अचानक ही प्रलय ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा। आज तक कभी उसने इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब उसके हाथ में सृष्टि के गले में पहना हुआ मंगलसूत्र था, जिसे देखते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। सृष्टि की जान भी इस वक्त हलक में अटकी हुई थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये ही आप क्या कर रहे हैं डिस्ट्रॉयर? अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने अब उस मंगलसूत्र को और भी ज़्यादा कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ा और बोला, ये मंगलसूत्र हम दोनों के बीच की दीवार है ना, तो इस दीवार को गिरा रहा हूँ। ये बोलकर उसने एक झटके में ही उस मंगलसूत्र को खींच दिया और उसके काले मोती प्रलय के हाथों से होते हुए सड़क पर गिरने लगे और सृष्टि एकदम सुन्न हो गई। उसने हल्की सी अपनी नज़रें झुराकर नीचे की तरफ देखा तो वो सारे काले मोती नीचे सड़कों पर बिखर चुके थे और प्रलय के हाथों में सिर्फ धागा रह गया था। प्रलय ने उस मंगलसूत्र को भी नीचे की तरफ फेंका और बोला, आज़ाद हो गई तुम उस रिश्ते से, जो रिश्ता हम दोनों के बीच अड़चन बन रहा था। अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना मैं तुम्हारे पास आऊँ तो? अब तो तुम मुझे खुद से दूर नहीं करोगी ना? ये बोलते हुए प्रलय सृष्टि पर और ज़्यादा झुकने लगा। सृष्टि अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आई थी जो अभी अभी प्रलय ने उसे दिया। भले ही अब वो प्रलय की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, लेकिन मानव उसका पति था। पिछले 2 साल से वो मानव के साथ रह रही थी और उसके गले में पहना हुआ मंगलसूत्र उसके और मानव के रिश्ते का सबूत था। और एक झटके में ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई हो। उसकी आंखों में नमी तैर गई। प्रलय उसकी आंखों को चूमने लगा। सृष्टि एकदम से कांप उठी। उसने एक धक्का देकर प्रलय को खुद से दूर किया और हैरानी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? हम इस वक्त बाहर हैं और आप ऐसे कैसे मेरा मंगलसूत्र तोड़ सकते हैं? और ये सब? अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, हम बाहर हैं या अंदर, आई डोंट केयर, मुझे तुम चाहिए हो, मतलब मुझे तुम चाहिए हो। अगर तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो लेट्स गो टू आवर प्लेस, जहाँ पर सिर्फ हम दोनों होंगे और कोई नहीं। ये बोलकर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सृष्टि को लगभग से धक्का देकर अंदर बिठाया। इस वक्त प्रलय अपने होश पूरी तरह से खो चुका था। उसकी गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर भी गाड़ी में बैठा। सृष्टि कुछ बोलती उससे पहले ही प्रलय बिना ड्राइवर की तरफ देखे बोला, गाड़ी राड़ा फार्म हाउस लेकर चलो। ड्राइवर ने उसके कहने पर गाड़ी तुरंत राड़ा फार्म हाउस की तरफ बढ़ा दी। सृष्टि हैरान रह गई। इस वक्त प्रलय की आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। सृष्टि को समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। क्या प्रलय का गुस्सा ही सृष्टि और प्रलय के दूरी का कारण बनेगा? क्या होगा प्रलय और सृष्टि के रिश्ते का अंजाम? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए बने रहिए कहानी के अगले पार्ट के साथ। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।